एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 18 और 19 ऑफ सितंबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि पिछले वीक में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे मिले हैं जो शायद डिस्कस नहीं हुए थे, किसी वजह से छूट गए थे, तो आज हम उनको कवर कर लेंगे इसी सेशन में। ठीक है, तो आज फिर से रिवीजन सेशन हम नहीं कर रहे हैं अपना, वो हम कल से कंटिन्यू करेंगे। आज जो है लगभग 25 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें से 12 to 13 क्वेश्चंस आज के रहेंगे, मतलब संडे और मंडे के। इसके अलावा पिछले वीक से 10 क्वेश्चन ऐसे लिए गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। शून्य कैंपेन विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एम्ड एट विच प्रोसेस। यहाँ पे पूछ रहे हैं जो शून्य कैंपेन है ये किस पर्पस के लिए लॉन्च किया गया था। शून्य एक्चुअली एक तरह का अवेयरनेस कैंपेन था जिसके थ्रू टारगेट था एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, तो नीति आयोग ने हाल ही में शून्य कैंपेन की फर्स्ट एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है और ये एक तरह का इंडिया का जीरो पोल्यूशन ई मोबिलिटी कैंपेन है। ठीक है, और इस इवेंट के दौरान नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल एनर्जी स्टोरेज रिपोर्ट को भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो शून्य कैंपेन सिर्फ इसी वजह से न्यूज़ में था क्योंकि हाल ही में इसकी पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। इस कैंपेन को 1 साल पहले लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आपको बस ध्यान में क्या रखना है कि ये जो कैंपेन है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है, किस लिए, ताकि एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन जूलॉजिकल पार्क टॉप्स द सेंट्रल जू अथॉरिटीज रिसेंट रैंकिंग। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी ने हाल ही में अपनी रैंकिंग्स को रिलीज किया है। आपको बताना है कि इसमें इंडिया का कौन सा जूलॉजिकल पार्क है जो टॉप पोजिशन पे था। तो इस लिस्ट के मुताबिक, जो कि बेस्ड होती है मैनेजमेंट और इफेक्टिवनेस के ऊपर, मतलब कितने अच्छे तरीके से कोई भी जू जो है मैनेज हो रहा है, तो इस बेसिस पे पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग का ये सबसे टॉप पोजीशन पे रहा। इसको जो है 83% रैंकिंग मिली थी। ठीक है, और रेड पांडा सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली चीज़ होती है इस पर्टिकुलर जू में, मतलब इस जू की अगर आपसे खासियत पूछते हैं तो वो रेड पांडा है। ठीक है, इसके बाद और भी एनिमल्स यहाँ पे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिमालयन ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, गोरल एंड हिमालयन थार वगैरह। ठीक है, और फिर याद रखिएगा कि सेकंड पोजीशन पे था अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क जो कि चेन्नई में है, और थर्ड पोजीशन पे था श्री चाम राजेंद्रन जूलॉजिकल गार्डन्स जो कि मैसूर में है। ठीक है, तो फर्स्ट पे था पद्मजा नायडू, सेकंड पे था अरिगनर अन्ना, और थर्ड पे था ये वाला जूलॉजिकल गार्डन जो कि मैसूर में लाई करता है। ठीक है, तो ऐसे कभी भी आपसे जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है ये नहीं पूछेंगे, लेकिन जब भी कोई भी पार्क या फिर टेम्पल या फिर कोई माउंटेन अगर न्यूज़ में आ जाता है तो वो आपके स्टैटिक जीके का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो स्टैटिक जीके आपको पूरा नहीं याद रखना होता है, सिर्फ वो चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं जो किसी न किसी वजह से न्यूज़ में आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे ये पूछ सकते हैं कि अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क कौन से स्टेट में लाई करता है, तो आपको आंसर बताना है तमिलनाडु में। ठीक है, इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से बहुत सारे फर्दर क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लेंगे कि पहली पोजीशन पे कौन सा जूलॉजिकल पार्क था, तो उसका आंसर आपको पता है। फिर इसी तरह सेकंड और थर्ड भी आपसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा इन सारे पार्क्स के बारे में ये पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेट में या फिर सिटी में लाई करता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022। तो कौन सी कंट्री होस्ट रहने वाली है फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 के लिए। तो हाल ही में यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है कि हम होस्ट करेंगे फीफा के अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 को इंडिया में। ठीक है, और ये जो वर्ल्ड कप है
ये पहली बार इंडिया में हो रहा है। कब से कब तक होगा? 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक। और इसके पहले हमने वुमेन्स वर्ल्ड कप नहीं होस्ट किया है, लेकिन मेंस वर्ल्ड कप जरूर होस्ट किया है। कब? 2017 में। ठीक है, तो जो मैचेस हैं ये कहाँ पे खेले जाएंगे? नवी मुंबई में, गोवा में और भुवनेश्वर में। ठीक है, टोटल इसमें 16 कंट्रीज हिस्सा लेने वाली हैं। फाइन, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप का होस्ट कौन है? ये है इंडिया। और कब से कब तक होगा? तो 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक। 12 caste communities of which state has been added in the list of scheduled tribes by the Union Cabinet? तो कौन से ऐसा स्टेट है जहां पे 12 कास्ट कम्युनिटीज को शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में हाल ही में ऐड कर दिया गया है? ये स्टेट है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया कि 12 कास्ट कम्युनिटीज छत्तीसगढ़ स्टेट से शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में अब आ जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा यूनियन कैबिनेट ने कुछ और ट्राइबल कम्युनिटीज को डिफरेंट स्टेट से अप्रूव किया है शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में। कौन कौन से स्टेट हैं ये? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश। ठीक है, और हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं कौन? ये हैं मिस्टर अर्जुन मुंडा। इनका कहना था ये इनिशिएटिव जो लिया गया है, इसके बाद जो भी हमारे SC ST के भाई बहन हैं उनको जो है ये वेलफेयर बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, देखिए इसके अलावा झारखंड गवर्नमेंट ने हाल ही में अप्रूव किया है एक प्रपोजल जिसमें कि 77% अब से रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा सभी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में फॉर द मेंबर्स ऑफ SC ST, जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने OBC रिजर्वेशन को 14% से बढ़ा के 27% कर दिया है। और इसके अलावा जो टोटल रिजर्वेशन है वो अब 77% का हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने रिजर्वेशंस को इंक्रीज किया है गवर्नमेंट जॉब्स में फॉर SC ST एंड अदर्स, कितने परसेंट तक? 77% तक। ये है झारखंड गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ऑब्जर्व्ड? ये दिन हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी हर साल मनाया जाता है 15 सितंबर को। और इस साल थीम क्या थी? थोड़ा बड़ी थीम है, द इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी, पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, एम क्या है? एक तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि डेमोक्रेसी की स्टेट क्या है फिलहाल पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा सा देखिए। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब हम मनाते हैं? 15 सितंबर को। और इस साल के लिए थीम क्या थी? द इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी, पीस एंड डिलीवरिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, देखिए इसके अलावा ध्यान में रखिएगा कि 15 सितंबर को एक और दिन ऑब्जर्व होता है। कौन सा दिन है ये? वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे। ठीक है, तो वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे को भी हर साल हम 15 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं ताकि अवेयरनेस क्रिएट किया जाए लिम्फोमा डिजीज के बारे में। ठीक है, एक्चुअली लिम्फोसाइट्स एक तरह की व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं ह्यूमन इम्यून सिस्टम में जो कि इन्फेक्शन से फाइट करती हैं। ठीक है, और लिम्फोमा एक तरह का कैंसर होता है। ठीक है, तो बस ध्यान में आप रखिएगा कि लिम्फोमा अवेयरनेस डे हम कब मनाते हैं? 15 सितंबर को। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन 2 मेडल्स एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप? तो कौन सी ऐसी पहली इंडिया की वुमेन रेसलर हैं जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में? ये है विनेश फोगाट। ठीक है, तो हाल ही में इन्होंने ब्रोंज जीत लिया है इन वुमेन्स 53 kg कैटेगरी। कहाँ पे? वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में इन बेलग्रेड। ठीक है, और इसके पहले इन्होंने जीता था ब्रोंज 2019 की चैंपियनशिप में, जबकि कहाँ पे ये हुई थी? नूर सुल्तान में। ठीक है, इसके अलावा विनेश फोगाट के बारे में ये भी ध्यान रखिएगा कि ये 3 टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन भी हैं। फाइन, तो कौन सी ऐसी इंडिया की पहली वुमेन रेसलर हैं जिन्होंने 2 मेडल्स जीते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में? तो ये हैं विनेश फोगाट। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये 2 मेडल कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा ब्रोंज प्लस ब्रोंज। मैगडालेना एंडरसन रिजाइन रिसेंटली फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट ऑफ विच कंट्री? तो मैगडालेना एंडरसन कौन सी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर थी और जिन्होंने हाल ही में रिजाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से? तो ये थी स्वीडन की प्राइम मिनिस्टर और हाल ही में ये इलेक्शन हार गई हैं, इस वजह से इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। ठीक है, तो अब ये ट्रांजिशनल गवर्नमेंट को लीड करेंगी जब तक कि नई गवर्नमेंट यहाँ पे सेटअप नहीं होती है। और इन्होंने किससे टेक ओवर किया था? स्टेफन लोफवेन से। कब किया था? नवंबर 2021 में। ठीक है,
मतलब नवंबर 2021 में ये बनाई गई थी प्राइम मिनिस्टर और अब ये फाइनली रिजाइन कर चुकी हैं। तो बस इस वजह से ये न्यूज़ में है, ध्यान में रखिएगा कि ये कौन सी कंट्री की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो चुकी हैं, स्वीडन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट स्मार्ट सिटी टू साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम। कौन सी ऐसी पहली स्मार्ट सिटी है इंडिया की जिसने हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है और अब ये डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंदौर स्मार्ट सिटी ने, किसके साथ? विथ पता नेविगेशंस। ओके, और इसी के साथ अब ये इम्प्लीमेंट करेंगे फुली डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम और इसी के साथ इंदौर कंट्री की पहली स्मार्ट सिटी हो जाएगी विद स्मार्ट एड्रेसेस। ठीक है, तो पता एक तरह का ब्रीफ और यूनिक कोड होता है जो कि यूजर्स को हेल्प करता है कि आप स्पेसिफिक जियो टैग लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और पता नेविगेशन ने इसरो के साथ कोलैबोरेशन किया है ताकि ये एक साथ मिलके स्ट्रॉन्ग डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को फॉर्म कर सकें पूरे नेशन के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इंदौर ऐसी पहली स्मार्ट सिटी है जो कि इंप्लीमेंट करने जा रही है डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वन द SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप टाइटल इन 2022। तो इस चैंपियनशिप टाइटल को हाल ही में किसने जीत लिया है? आंसर हो जाएगा इंडिया। ठीक है, किसको हरा के जीता है? नेपाल को। और इसका फाइनल्स कहाँ पे हुआ था? कोलंबो में। ओके, और इसी के साथ इंडिया ने चौथी बार इस टाइटल को जीता है। याद रखिएगा, इंडिया के कैप्टन वनलालपेका गुइते को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। इसके अलावा साहिल पुनिया को डिक्लेयर किया गया है बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से 5 चीजें आपसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे कि इस टाइटल को किसने जीता है? इंडिया ने। सेकंड क्वेश्चन कि किसको हरा के जीता है? तो नेपाल को। फिर थर्ड क्वेश्चन किसका फाइनल्स कहाँ पे हुआ था? कोलंबो में। फोर्थ क्वेश्चन कि इस टूर्नामेंट में बेस्ट गोलकीपर अवार्ड किसको दिया गया? ये है साहिल पुनिया। और लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने हैं? ये हैं वनलालपेका गुइते। ठीक है, Which is India's most valuable brand in 2022 as per the Kantar Brands Report? तो कंतार ब्रांड्स रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन सी रही 2022 के लिए? तो इस हिसाब से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज फर्स्ट पोजीशन पे थी और इसने जो है HDFC बैंक को सरपास किया है और HDFC बैंक अब तक 2014 से लगातार फर्स्ट पोजीशन पे बना हुआ था, लेकिन इस बार ये सेकंड पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पोजीशन पे था इन्फोसिस, फिर फोर्थ पोजीशन पे टेलीकॉम प्रोवाइडर एयरटेल और उसके बाद रिलायंस जियो की रैंक क्या थी? नंबर 10। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि टॉप 3 कंपनीज कौन सी हैं इसमें? सबसे पहले TCS, फिर HDFC, फिर इन्फोसिस, फिर एयरटेल। ओके, और इसके अलावा जो भी इंडिया के ब्रांड्स हैं उन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज किया है बाय 35% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अगर हम 2020 से कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वॉज इंडियाज टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन in the first 7 months of 2022 as per the recent DPIIT report? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड की रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश इमर्ज्ड एज इंडियाज टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन द फर्स्ट 7 months of 2022। ठीक है, मतलब 2022 साल में जो पहले के 7 महीने थे उसमें सबसे ज्यादा हमें इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पे कौन सा स्टेट देखने को मिला? ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इसमें जो है टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट इन्होंने अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ, ये है 40,361 करोड़ रुपीस। जबकि अगर पूरे इंडिया से बात करें तो कितना इन्वेस्टमेंट हमने अट्रैक्ट किया है? 1,71,285 करोड़ रुपीस। ठीक है, और आंध्र प्रदेश को सेकंड पोजीशन पे फॉलो किया है उड़ीसा ने। ठीक है, उड़ीसा में कितना इन्वेस्टमेंट गया है? 36,828 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो ध्यान में बस रखिएगा कि टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के हिसाब से इंडिया का कौन सा स्टेट रहा? आंध्र प्रदेश। PSUs of which ministry recently signed memorandum of understandings worth 215 crore rupees with National Sports Development Fund? तो कौन सी मिनिस्ट्री के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने MOUs साइन किए हैं NSDF के साथ, मतलब नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के साथ? कितने अमाउंट का? 215 करोड़ रुपए का। तो नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड जो कि वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, इन्होंने हाल ही में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है 2 मेजर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ जो काम करती हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, तो ये 2 PSU कौन सी हैं? NTPC और REC
लिमिटेड। एनटीपीसी ने कमिट किया है 115 करोड़ रुपए कौन से स्पोर्ट के अंदर में, आर्चरी, ठीक है। और आरईसी लिमिटेड की बात करें तो इन्होंने कमिट किया है 100 करोड़ रुपए अगले 3 सालों में, और कौन कौन से स्पोर्ट्स में, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स और वुमेन्स हॉकी, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि 2 पीएसयूज कौन सी मिनिस्ट्री से हैं, पावर मिनिस्ट्री से, इनके नाम भी ध्यान में रखिएगा, एनटीपीसी और आरईसी लिमिटेड। तो ये हो गए आज के और कल के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है। और इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स हमारे कंप्लीट होते हैं, और अब हम चलेंगे हमारे उन क्वेश्चंस की तरफ जो पिछले वीक छूट गए थे, तो उनको भी कवर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्टार्टअप पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू लॉन्च XR स्टार्टअप प्रोग्राम। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT स्टार्टअप हब ने कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है और अब ये लॉन्च करेंगे XR स्टार्टअप प्रोग्राम को। तो ये जो है एक्चुअली इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का, और इन्होंने पार्टनरशिप की है मेटा के साथ, किस लिए, इस XR स्टार्टअप प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए, ठीक है। तो इसकी हेल्प से लगभग 40 अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाएगा जो वर्क करते हैं इन द XR टेक्नोलॉजीज, फॉर एग्जाम्पल ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। और ग्रांट कितने का दिया जाएगा, 20 लाख रुपीज ईच, ओके। तो ध्यान में रखिएगा इसके लिए किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की गई है, ये है मेटा। विच प्लैनेट डिसअपियर्ड फ्रॉम साइट ऑन 14 सितंबर ड्यू टू अ फेनोमेना कॉल्ड ल्यूनार ऑक्यूल्टेशन। तो कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो 14 सितंबर के दिन 3.5 घंटे के लिए साइट से गायब हो गया था, किस लिए, क्योंकि एक फेनोमेना है जिसका नाम है ल्यूनर ऑक्यूल्टेशन, उसकी वजह से। तो ये है 6वां प्लैनेट सन से, यूरेनस, ठीक है। ये डिसअपियर हो गया था, एक्चुअली जो हमारे अर्थ का मून है उससे ये डायरेक्टली पास कर गया था, इस वजह से ये साइट से हमारे गायब हो गया था। और ये जो डिसअपियरिंग एक्ट होता है इसको जो है ल्यूनार ऑक्यूल्टेशन ऑफ यूरेनस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सिर्फ ऐसे व्यूअर्स जो यूरोप में थे, नॉर्दर्न अफ्रीका में थे और वेस्टर्न एशिया में थे, सिर्फ ये इसके राइट एंगल पे थे और वो ही सिर्फ इस फेनोमेना को देख सकते थे, ठीक है। तो बस ध्यान में रखना है कि ल्यूनर ऑक्यूल्टेशन से कौन सा प्लैनेट हाल फिलहाल रिलेटेड था, ये है यूरेनस। हु वन द बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस टाइटल इन ड्रामा सीरीज इन द एमी अवार्ड्स 2022। तो 2022 के एमी अवार्ड में बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का टाइटल किसको दिया गया है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो ये जो अवार्डिंग सेरेमनी थी कहाँ पे कंडक्ट हुई थी, लॉस एंजलिस में, और लीड एक्टर इन अ ड्रामा सीरीज टाइटल दिया गया ली जंगजे को, और लीड एक्ट्रेस सेम कैटेगरी में दिया गया है जेंडाया को, ठीक है। इसके अलावा वैंग डोंग युक, इनको जो है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला इसी इवेंट पे, साथ ही साथ जेसन सुडिकिस, इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला इन कॉमेडी सीरीज। यूजुअली 3 ही चीज पूछते हैं कि बेस्ट एक्टर किसको मिला, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर, तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। Which country has released the open source code for its central bank digital currency sandbox based on Ethereum? ये है नॉर्वे की सेंट्रल बैंक जिसने हाल ही में ओपन सोर्स कोड को रिलीज किया है कंट्री के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सैंडबॉक्स के लिए, जो कि बेस्ड होगी एरिथ्रियम टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। तो इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इस कंट्री का नाम याद रखना है। ये कंट्री कौन सी है, नॉर्वे। विच इंडस्ट्री यूनियन इज ऑर्गेनाइजिंग लीड समिट द थॉट लीडरशिप इनिशिएटिव ऑफ इंडिया। तो लीड समिट को किसने ऑर्गेनाइज किया, ये है फिकी। फिकी ऑर्गेनाइज करती है लीड समिट को, और लीड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, लीडरशिप, एक्सेलेंस, एडेप्टेबिलिटी, डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। और कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, नई दिल्ली में। तो इसमें जो है 250 पार्टिसिपेंट्स होंगे फ्रॉम अराउंड 50 कंट्रीज, और ये 3rd एडिशन है जिसमें कि 36 ग्लोबल थॉट लीडर्स को इंक्लूड किया जाएगा, जो अपने आइडियाज को एक्सचेंज करेंगे टोटल 11 थीम्स के ऊपर, ठीक है। और ये 11 थीम्स कौन सी रहेंगी, फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फिर फूड फॉर ऑल होना चाहिए, इसके अलावा इनोवेशन और मोबिलिटी जैसे टॉपिक्स, ठीक है। तो इंडिया के यूनियन मिनिस्टर्स और हमारे काउंटरपार्ट्स जर्मनी और न्यूजीलैंड से एड्रेस करेंगे डिफरेंट तरह के थीमेटिक सेशंस को, ठीक है। तो 2 चीज़ें याद रखिएगा, लीड समिट कहाँ पे होगी, नई दिल्ली में, और कौन सी इंडस्ट्री यूनियन इसको ऑर्गेनाइज करेगी, ये है फिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, FAO and the World Food Program warned recently about acute food insecurity in which neighboring country of India? इंडिया की कौन सी नेबरिंग कंट्री है जहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और FAO ने वार्न किया है कि यहाँ पे
अक्यूट फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है। ये कंट्री है श्रीलंका, ठीक है। FAO मतलब द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में मिलके एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इन्होंने ये बताया कि 6.3 मिलियन पीपल ऐसे हैं श्रीलंका में जो फिलहाल मॉडरेट टू सीवियर अक्यूट फूड इनसिक्योरिटी को फेस कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक रिपोर्ट थी इनकी जिसका नाम था क्रॉप एंड फूड सिक्योरिटी असेसमेंट मिशन, जिसमें इन्होंने यहाँ की सिचुएशन के बारे में वार्न किया है कि अगर इसको नहीं संभाला गया तो यहाँ पे लाइवलीहुड सपोर्ट भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ये कंट्री है श्रीलंका। What is the share of the government health expenditure in GDP in 2018 to 19? तो नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट की फाइंडिंग के मुताबिक जो गवर्नमेंट के हेल्थ एक्सपेंडिचर का शेयर है इन टोटल GDP ऑफ द कंट्री वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू थी ये 1.15% थी 2013 से 14 में, लेकिन 2018 से 19 में ये वैल्यू बढ़ के हो गई है 1.28%, ठीक है। अगर हम 2017 से 18 की बात करेंगे तो ये वैल्यू है 1.35%। तो आपसे 2018 से 19 का डेटा पूछ रहे हैं, आंसर हो जाएगा 1.28%। Which country hosted the exercise Pitch Black 22 multilateral defense exercise? ये क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है पहले भी। जो एक्सरसाइज पिच ब्लैक 22 है इसको होस्ट किया है रॉयल ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स ने, और कितने दिनों की एक्सरसाइज थी ये? 3 हफ्तों की, ठीक है। इसमें टोटल 17 एयरफोर्सेज ने हिस्सा लिया, साथ ही 2500 मिलिट्री पर्सोनल ने। तो इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट ने भी इसमें हिस्सा लिया था, हमारे 4 Su-30 MKI और 2 C-17 एयरक्राफ्ट के साथ, ठीक है। तो बस होस्ट आपको ध्यान रखना है पिच ब्लैक के लिए कौन है? ऑस्ट्रेलिया। विच कंट्री होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इन 2023? 2023 में G20 का प्रेसिडेंट कौन रहने वाला है? तो इंडिया जो है प्रेसिडेंट रहेगा G20 का 2023 के लिए, और हमारी प्रेसिडेंसी शुरू हो जाएगी दिसंबर 2022 से, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हाल ही में बताया है कि इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो कौन सी कंट्रीज को इन्वाइट करेंगे। बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, इसके अलावा ओमान, फिर सिंगापुर, स्पेन एंड UAE, ये सारी हमारी गेस्ट कंट्रीज रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा चेयर्स ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, फिर CDRI और ADB, ये सारे भी हमारे गेस्ट रहेंगे, फाइन। तो जो G20 लीडर्स समिट है एट द लेवल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में, फाइन। कमेंट्स में आप लिखिएगा कि G20 के लिए 2022 में कौन प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एशियन कंट्री अनाउंस्ड अ स्पेशल वर्क वीजा टू अट्रैक्ट मोर ग्लोबल टैलेंट? तो कौन सी ऐसी एशिया की कंट्री है जिसने हाल ही में स्पेशल वर्क वीजा को अनाउंस किया है ताकि ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट कर सके, मतलब लोग जो टैलेंटेड हैं वो वहां जाके काम करें। ये है सिंगापुर। सिंगापुर ने अनाउंस किया एक स्पेशल वर्क वीजा जो कि ग्लोबल लेवल पे टैलेंट को लेके जाएगा इनकी कंट्री में, ठीक है। तो इसी के साथ इन्होंने नए रूल्स को अनाउंस किया है 2 हफ्ते पहले, ताकि जो टैलेंटेड लोग हैं वो अर्न कर सकें एटलीस्ट $21,452 पर मंथ, और इसी के साथ 5 साल का ये वीज़ा रहेगा, 5 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। और इसी के साथ जो स्पाउसेस होंगे, मतलब फॉर एग्जांपल हस्बैंड है तो उनकी वाइफ, और अगर वाइफ है तो उनके हस्बैंड, वो भी वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं, उनको ये भी फैसिलिटी दी जाएगी, ठीक है। तो बस ध्यान में रखना है कि स्पेशल वर्क वीज़ा कौन सी कंट्री ने हाल ही में लॉन्च किया है, ये है सिंगापुर कंट्री। तो इसी के साथ जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कभी मुझे लगेगा कि 8-10 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट निकल आए हैं जिनका आपका जानना जरूरी है और वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो इसी तरह हम कवर कर लेंगे। उस दिन हम अपना रिवीजन सेशन नहीं करेंगे और उसकी जगह पे हम अपने जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो कवर कर लेंगे, ठीक है। तो कल से फिर हम वही वाला पैटर्न कंटिन्यू करेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे एक दिन में, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनके। उसके अलावा हम 3 रिवीजन स्लाइड कवर करेंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग
and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.